स्वागत है आपका चार्टर्ड बडी के अकाउंट फाइनलाइजेशन कोर्स में। इस कोर्स के लिए आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एक्सेल इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फ्लो समझेंगे टैक्स का, कि टैक्स का फ्लो होता क्या है, कैसे कब कब क्या काम होता है। तो पहले पूरा महीना जो है एक बिजनेस जो है सेल करता है, परचेज करता है, पेमेंट करता है, पेमेंट रिसीव करता है। ठीक है, सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, ये ये काम पूरे महीने चलता है। फिर महीना एंड होता है, फिर जीएसटी रिटर्न की बारी आती है। ठीक है, उसमें बीच में बंदा जो है अकाउंटिंग करता है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना पेमेंट किया, कितना को पेमेंट गया। तो ये सारे काम के बाद जीएसटी रिटर्न फाइल होती है, जीएसटी R1 जिसमें सेल की डिटेल दी जाती है, और 3B जिसमें टैक्स की पेमेंट वगैरह होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये काम हर महीने होता है, हर महीने या क्वार्टरली, जैसे भी हमने जीएसटी कोर्स में देखा। फिर साल खत्म होता है। ठीक है, ये पूरा साल खत्म हुआ, फिर अकाउंटिंग वगैरह होती है, जैसे हर महीने चलती रहती है अकाउंटिंग। फिर साल खत्म होता है तो अकाउंट फाइनलाइज किए जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कंप्लीट होगी, अकाउंट फाइनलाइज किए जाते हैं कि जो जो फिगर अकाउंट्स में आ रही है, जो जो बैलेंस शीट में आ रही है, पीएनएल में आ रही है, वो फाइनल है, ये अमाउंट फाइनल है। कुछ करेक्शन है तो उसको ठीक करके उसको फाइनल किया जाता है। उसको फाइनल करने के बाद अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो सीए से ऑडिट कराया जाता है। ठीक है, ऑडिट कराया जाता है और फिर आईटीआर फाइल की जाती है। ऐसे एक साल क्लोज होता है, और इसके बाद अगर GSTR 9 एप्लीकेबल है तो वो फाइल की जाती है। ठीक है, जैसे भी हमने कोर्स में देखा है, कब ऑडिट होती है, कब R9 फाइल होती है, कब नहीं होती। ठीक है, तो जो भी कंडीशन है ये सारे होता है। इसके बाद जो है एक साल जो है कंप्लीट होता है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह क्या होता है, उसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो पहले बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट मतलब एक आपके जो भी एसेट है, लाइबिलिटीज है, उस सब की स्टेटमेंट होती है कि 31 मार्च को, जो साल खत्म हो रहा है उसके 31 मार्च को आपके पास ये चीज़ें थी। ठीक है, इतना आपके एसेट थे, इतनी आपकी लाइबिलिटी थी, जैसे इस बैलेंस शीट में देखें। ठीक है, तो ये टी शेप बोला जाता है इसको, क्योंकि ये ऐसे टी शेप होती है। ठीक है, तो इस साइड जो आती है आपकी लाइबिलिटीज आती है, और इस साइड जो है, ठीक है, राइट साइड आपकी एसेट साइड होती है, और लेफ्ट साइड आपकी लाइबिलिटीज आती है। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब क्या? कुछ पैसा जो है आपको देना, किसी को आपको पैसे देने हैं। तो कैपिटल अकाउंट भी लाइबिलिटी साइड आते हैं। क्यों आता है? अकाउंटिंग कोर्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पहले कैपिटल होता है, और फिर ये नीचे क्या लिखा हुआ? एज पर एनेक्स्चर। अब यार कैपिटल अकाउंट इतनी सी जगह पे हम कैसे दे दें? सारा कुछ यहीं दे देंगे तो प्रेजेंटेशन नीट नहीं रहेगी, इसलिए एनेक्स्चर है। एनेक्स्चर मतलब आप एक अलग से टेबल समझ सकते हो, कि हमने नीचे एक अलग से टेबल लगा रखी है, आप वहां से देख लो। जैसे इसका एनेक्स्चर ए देखें, तो ये इसका एनेक्स्चर ए है। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा रखा ओपनिंग बैलेंस हमारा ये है, साल में हमने कुछ पैसा बिजनेस में लगाया, वो इतना है, और फिर जो प्रॉफिट हुआ वो इतना हुआ। ठीक है, अगर कुछ निकाला भी होता तो लेस ड्राइंग्स करके वो यहाँ पे आ जाता, तो हमने साल भर में पैसा इतना निकाला, तो लास्ट में हमारी ये फिगर बची है हमारे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, समझ गए कैपिटल अकाउंट। फिर आता है क्रेडिटर्स। सामान कुछ खरीदा था, इनको पैसा देना है, तो ये भी लाइबिलिटी साइड आएंगे। तो अगर हम इसका एनेक्स्चर बी देखें, ठीक है, एज पर एनेक्स्चर बी, तो बंदों के नाम लिखे होंगे कि इस बंदे को हमने इतना पैसा देना है, इस बंदे को हमने इतना पैसा देना है, टोटल इतना पैसा देना है, जो कि टोटल वाली वैल्यू जो आती है बैलेंस शीट में आ जाती है। फिर आती है अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लोन वगैरह कुछ होता तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आती है अदर करंट लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस पेबल, ऑडिट फी पेबल। ठीक है, ऑडिट फी पेबल आपको सब में मिलेगी जिस जिसका भी ऑडिट हो रहा है। ठीक है, ऑडिट होता है, फिर उनको फीस देते हैं ना, पर वो खर्चा तो उस साल का होता है, तो वो बुक कर लेते हैं लास्ट में। टीडीएस पेबल, मार्च का टीडीएस अप्रैल में जाता है, तो 31 मार्च को तो वो देना है ना हमें, तो वो यहाँ पे खड़ा होगा लाइबिलिटी साइड। अकाउंटिंग चार्जेस पेबल, मार्च के अकाउंटिंग चार्ज देंगे अगले, जब अकाउंटिंग वगैरह हो जाएगी सारे, तो अप्रैल में पेमेंट करेंगे, तो 31 मार्च है तो इस साल का खर्चा ना, इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी 31 मार्च को पेबल रहेगा। फिर आता है एसेट साइड। एसेट साइड में
ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस पेबल है इसका भी अनेक्चर होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, कुछ होंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे नहीं बना रखा, बनाना चाहिए था। ठीक है, फिर आते एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इसके पहले फिक्स एसेट भी आते हैं। ठीक है, अब किसी के पास होंगे किसी के पास नहीं होंगे, जरूरी नहीं ना सबके पास फिक्स एसेट हो ही हो, इनके पास नहीं है तो सन्ड्री डेटर है, डेटर का भी नहीं बनाया हुआ। ठीक है, डेटर का भी नहीं बनाया हुआ। ठीक है, होता तो उसका भी एज पर एनेक्चर सी करके नीचे दिया होता है, इस बंदे से इतना इतना आना है, तो इधर ये है। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। करंट एसेट मतलब 1 साल के पीरियड में जो हमें बेनिफिट देने वाले हो, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये है। एडवांस टू सप्लायर, हमने हमने अपने सप्लायर्स को इतना एडवांस दिया हुआ, वो भी एसेट हो गया ना। उनसे हमें पैसा, या तो पैसा वापस मिलेगा अगर हम सामान नहीं लेते, नहीं तो सामान मिलेगा, तो एसेट हो गया हमारा ये। TCS एंड TDS रिसीवेबल, इतना हमें TDS मिलना है। अभी वैल्यू कहाँ से आएगी वो पूरा हम इस कोर्स में देखेंगे, अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या आता है, कैसी दिखती है बैलेंस शीट। फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, कहाँ से आना आराम से देखेंगे इसको। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने इतनी कर रखी है, FD में पैसा लगाया हुआ है, वो भी एसेट साइड आएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश हमारे पास इतना है, बैंक हमारे पास इतना है, ये सारी वैल्यू जो है 31 मार्च को हमारे पास क्या क्या है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, वो हमारी बैलेंस शीट में आती है। फिर चलते हैं P&L की तरफ। ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, मतलब कितना आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो इस अकाउंट से पता चलता है। ठीक है, तो इतने अकाउंट को जो है ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, और इससे नीचे वाले जगह को ये P&L अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपके पास स्टॉक कितना था, आपके पास 1 अप्रैल को स्टॉक कितना था। ठीक है, या इस साइड से आते हैं। ठीक है, ये भी टी शेप है ना, टी शेप। तो बाय सेल्स, आपको सेल से कितना पैसा मिला। ठीक है, ये जो साइड होती है ये होती है क्रेडिट साइड, और ये जो होती है ये है डेबिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड मतलब बिजनेस में कितना पैसा आया, और डेबिट साइड मतलब कितना पैसा गया। तो क्रेडिट साइड में सेल्स, सेल करके सामान या सर्विसेज का सेल करके आपको कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, कितने की सेल हुई वो इस साइड आएगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की उस साइड आ रहा है। ठीक है, इस साइड क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, इस साइड ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। क्यों क्लोजिंग स्टॉक इस साइड क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम डेबिट साइड में देखें तो यहाँ पे आपकी परचेज आ रही है पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसको यहाँ समझते हैं। देखो, मान लो आपने 200 रुपये का सामान जो है खरीद के लाया आप। ठीक है, 200 रुपये का सामान है, ये आपका खर्चा हो गया। सामान बिका आपका 100 रुपये का, पर जो 100 रुपये है ना वो आपका बचा हुआ है। ठीक है, सॉरी, एक जो है आपने 50 रुपये प्रॉफिट में 100 रुपये का जो सामान था आपने 50 रुपये के प्रॉफिट पे आपने बेच दिया। ठीक है, तो 150 का बेच दिया तो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, और 100 रुपये का आपका जो है ना ये सामान बचा भी हुआ इधर। ठीक है, ये आपका सेल हुआ, पर ये आपके स्टॉक में, आपके गोडाउन में ये 100 रुपये का सामान पड़ा भी है। तो अब आप क्या कहोगे? अगर आप, क्या आप ऐसे कहोगे 150 का सामान है, 200 का टोटल लाए थे, 50 रुपये का लॉस हो गया? नहीं, गलत है। हमने जो सामान बेचा ना वो आया 100 रुपये का था, हमने 150 रुपये का सामान जो है, 150 का सामान जो कि 100 रुपये में आया था वो बेचा हमने, तो 50 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे कि 150 का सामान बेचा, लाए 200 के थे, अरे भाई ये 100 रुपये का सामान पड़ा भी तो है। इसलिए इसलिए क्रेडिट साइड कर दिया कि आपका जो सामान पड़ा भी तो है, ये क्रेडिट साइड आ गया। और जो टोटल परचेज आपने ड्यूरिंग द ईयर करी वो परचेज पूरी डेबिट साइड आ जाएगी, परचेज। अच्छा, फिर ये ओपनिंग स्टॉक का क्या फंडा है? तो ओपनिंग स्टॉक, अब ये जो आपने सेल करी है वो जरूरी तो नहीं है परचेज वाले में से एक ही हो यार, स्टॉक पहले आपका पड़ा भी तो होगा ना, आपका स्टॉक पड़ा भी तो होगा पहले, तो वो डेबिट साइड कर दिया कि वो भी खर्चे में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अगर इसमें से भी स्टॉक बचा होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ ही जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली सेल करने के लिए, या परचेज, जैसे परचेज किया आपने, मान लो 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये आपने यहाँ पे लाने में लग गए। ठीक है, यहाँ लाने में लग गए, अपनी जगह से, सप्लायर की जगह से अपनी जगह पे लाने के लिए लग गए, तो
100 रुपये तो परचेज में आ जाएगा, 10 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ई कॉमर्स के बिजनेस में अब यार शिपिंग हर किसी में लगनी ही लगनी है, ठीक है, हर किसी में लगनी ही लगनी है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो डायरेक्टली सेल करने के लिए लगना ही लगना है, तो इधर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अभी ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों आता है इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपये की हमने परचेज करी, सेल उसको कर दिया 200 रुपये में, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा है 100 रुपये का सामान हमारा बचा है, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 100 रुपये प्रॉफिट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, सेल हमने 200, ओके, ये भी 200 हो गया ना फिर, और इसको 150 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 50 का लॉस हुआ, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सेल कितने की हुई, 150 रुपये की, और परचेज कितने करी, 200 रुपये में। ठीक है, मान लो फर्स्ट ईयर है बिजनेस का, तो ओपनिंग स्टॉक 0 आएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा भी तो है, तो ऐसे करेंगे 250, और ये साइड आएगा 200, और 50 का ग्रोस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, जितने का आपने सामान बेचा माइनस खरीदा कितने का था, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा के वो। ठीक है, तो इस साइड भी आ गया 250, ये आ गया जीपी, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, कितने का सामान बेचा माइनस वो सामान कितने का आया था, और भी कोई डायरेक्ट जो खर्चा लगा, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को हटाने के बाद आपका 50 रुपया जो है वो ग्रोस प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर अगला साल आया, अगले साल में आपने क्या किया, अगले साल में आपने लिया 100 रुपये का सामान खरीदा, और सेल आपने किया 300 का, और 50 रुपये का सामान पड़ा भी था, तो क्या ऐसे कहेंगे, सेल हमने करी 300 रुपये की, खरीदा परचेज हमने 100 रुपये की करी, 200 रुपये का प्रॉफिट आया, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे। देखो, इसका फिर से हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ लगाएंगे कि भाई 300 रुपये की सेल है, 50 रुपये का हमारा स्टॉक पड़ा था, और 100 रुपये का जो है हमने परचेज किया। ठीक है, तो 350, और क्या 250, नहीं ये गलत है यार, ये 100 रुपये का सामान बचा भी तो था ना पिछले साल, जो पिछले साल बचा था वो इस साल बिकेगा। ठीक है, तो इस साल बिकेगा, तो 100 रुपये को हम इधर ले लेंगे, 100 रुपये को हम इधर ले लेंगे कि ये सामान भी इस साल बिका है, ये जो 300 रुपये की सेल हुई है ना, जरूरी नहीं इसी की हो, इसमें से भी कुछ बिका होगा, तो इसको भी खर्चे में ले लेंगे। तो इधर भी आना चाहिए 350, ठीक है, ये दोनों साइड मैच करेगी। 350 में से 200 गए, 150 का जो आपका प्रॉफिट आएगा, ये आपका एक्चुअल है ग्रोस प्रॉफिट है। इसमें से भी बाकी इनडायरेक्ट खर्चे माइनस होते हैं, रेंट, जगह रेंट किया तो रेंट का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, और भी कई तरह के खर्चे। ठीक है, तो आते हैं वापस, तो यहाँ से हो जाता है पीएनएल अकाउंट शुरू हो जाता है। अभी जो ग्रोस प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट आएगा, इसमें भी कोई अदर इनडायरेक्ट इनकम हो, मान लो एफडी का इंटरेस्ट हो गया, हमने बिजनेस इसलिए नहीं शुरू किया था कि हम एफडी करेंगे उससे इंटरेस्ट आएगा, नहीं, बिजनेस से हमने अर्न किया, उसको पैसे को एफडी में लगाया तो इंटरेस्ट आया, बैंक इंटरेस्ट। हमने इसलिए बिजनेस नहीं शुरू किया था कि हम बैंक में पैसा रखेंगे उससे इंटरेस्ट आएगा, नहीं, ये तो अदर इनडायरेक्ट इनकम है, हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बस इनकम हो रही है हमको, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, इनकम टैक्स में टीडीएस वगैरह ज़्यादा कट गया या एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया तो रिफंड आता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, हमने इसलिए बिजनेस शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारी इनडायरेक्ट नेचर की होती है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर हमको हो रही है तो इधर आ जाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। फिर इसमें से खर्चे माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट करी, अकाउंटिंग करवाई उसका खर्चा, ऑडिट हुई उसका खर्चा, बैंक चार्जेस हुई उसका खर्चा, ई कॉमर्स कुछ अकाउंट वगैरह मैनेज कराए होंगे उसका खर्चा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपकी सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर किया परचेज किया, तो परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट खर्चा होता है, शिपिंग हर केस में लगनी ही लगनी है ई कॉमर्स के केस में, इसलिए उसको डायरेक्ट में लिया, और परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो भी डायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, पर यार अब जरूरी नहीं आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, पर कितना मिलेगा वो डायरेक्टली कुछ नहीं होता ना, इसलिए वो एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग फी, अकाउंटिंग सारे की कर रहे हैं, अब आपकी सेल हो ना हो वो खर्चा तो होगा ही होगा।
ठीक है। ऐसे ऑडिट भी है, बैंक ने भी जो चार्ज वगैरह लगाने हैं लगाएंगे, ठीक है। अब आप अकाउंट मैनेज करा रहे हो, पर जरूरी नहीं उससे डायरेक्टली, तो उससे नहीं होगा ना कि आप 1000 रुपये का अकाउंट मैनेजमेंट करवाओगे तो आपको 5000 की सेल आएगी, ऐसा कुछ हम डायरेक्टली रिलेशन नहीं बना सकते ना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ट्रेड सारे बाकी सारे खर्चे जो है इधर आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये अनेक्चर वगैरह तो हम समझ ही चुके थे, ठीक। तो अनेक्चर मतलब एक अलग से टेबल बना देते हैं कि ये चीज़ें हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो ये हमने इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कंपनीज वगैरह होगी, जैसे रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज होगी, ठीक है। रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, रिलायंस लिमिटेड, हमारी जुनेजा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे जो भी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ये सारी कंपनीज होती है। तो इस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो इस कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, पहले हम इंडिविजुअल का देखेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का देखेंगे, और फिर कंपनी का देखेंगे कैसे, ताकि आप क्लाइंट कोई भी आ जाए आप सबका जो है अकाउंट फाइनलाइज कर सको, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैसे इंडिविजुअल के अकाउंट फाइनलाइजेशन हम शुरू करेंगे।